अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज पाकिस्तानियों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इयादा करते हुए मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर पूरे जज्बे से मनाया। अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि उनकी जद्दोजहद आज़ादी में हम ना सिर्फ उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, बल्कि दुनिया में हर सतह पर उनके हक में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज के इस खुसूसी दिन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए एक बार फिर भारत को कश्मीर के तनाज़े पर मुज़ाकरात की पेशकश भी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि खित्ते के बेहतरीन मफाद में है कि भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और बामानी मुज़ाकरात करे। 5 फरवरी भारत को यह याद दिलाता है कि कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है। आज के इस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी मुजफ्फराबाद का दौरा किया। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि कोई शक नहीं कि कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा और कश्मीरी अवाम की मर्जी और तकदीर के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन की खुफिया मुलाकात के नतीजे में हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस तश्कील दे दिया गया है। गुज़िश्ता रोज होने वाली ये मुलाकात मीडिया के नुमाइंदों से भी खुफिया रखी गई, जिसकी वजह अपोजिशन रहनुमाओं ने यह बताई कि अगर मुलाकात की खबर सामने आ जाती तो फिर अपोजिशन के लिए इस बैठक को मुनक्किद करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता था। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की इस मुलाकात के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी सामने आया। एलामिया के मुताबिक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मौजूदा हुकूमत जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत की गई है और अवामी नुमाइंदा नहीं है। नए इंतखाबात ही मुल्क को दहशतगर्दी और दीगर बहरानों से निकालने का वाहिद हल है। एलामिया के मुताबिक इजलास में शरीक सब जमातों ने मुतालबा किया कि सियासी कैदियों को रिहा और पीका जैसे काले कानून का खात्मा किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी का जो मैंडेट है वो मैनेज करके अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है। उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर-ए-नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। जी, मीडिया से मजीद बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बावजूद काम जारी रखने पर मौलाना फजलुर रहमान ने तशवीश का इजहार करते हुए उनका जो इस्तीफ़ा उसका फौरी मुतालबा भी किया। इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इंतखाबात देने में नाकाम रहा है और अब उनकी आईनी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है और हरचंद कि हुकूमत ने रिटायरमेंट के बावजूद उनको अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए मौका फराहम किया है। ये किसी मखसूस सोच की नुमाइंदगी है। इलेक्शन कमीशन अगर वाकई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, अखलाक़ी तौर पर उसको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए ताकि नया इलेक्शन कमीशन वजूद में आए। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात की नाकामी के बाद बनने वाला ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हुकूमत के लिए कितना खतरनाक साबित होगा? अपोजिशन का ये ग्रैंड अलायंस क्या वाकई हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो पाएगा? क्या अपोजिशन का ये इत्तेहाद मुत्तहिद रह पाएगा? ये भी एक सवाल है। और इस ग्रैंड अलायंस का अगला लाहे अमल क्या होगा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आज के इस नशिस्त में इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। खुफिया एक मुलाकात तो हुई, क्या आगे मजीद अभी जो एक्टिविटीज़ होंगी इस अलायंस की उनको इसी तरीके से खुफिया रखा जाएगा कि नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम की नईमा किश्वर साहिबा मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राजा कमरुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं राजा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। आप लोगों के लिए सर कितना सरप्राइजिंग था कल जब ये खबर मिली कि एक ग्रैंड अलायंस की जो है वो मीटिंग हुई है, बल्कि अब तश्कील पा चुका है बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा कि हम मीडिया वालों को भी कोई खास खबर नहीं थी इस बात की कि इस तरह की कोई मीटिंग जो है वो हो रही है। देखें, ये जो मीटिंग हुई है कल, इसमें कोई चीज तो इस अलायंस के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की एंट्री है
बाकी चीजें तो वही हैं, इससे पहले भी ये ग्रैंड अलायंस का ऐलान हो चुका है, आपस में इनके मुज़ाकरात हो चुके हैं, सारी बातें। अब उसमें कुछ दीगर लोग शामिल हो चुके हो गए जो इलेक्शन किसी वजह से नहीं जीत सके थे। उसमें कुछ इलेक्शन ना जीतने वाले, कुछ मोहसिन कुछ दीगर लोग भी शामिल हैं। अब सवाल सिर्फ आपका इशारा अवाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ तो नहीं है सर? आपने मोहसिन कुछ का लफ्ज इस्तेमाल किया। दूसरी बात यह है कि देखें, मौलाना साहब के जिस बयान को आपने कोट किया, उनकी तमाम तर इज्जत जो है और एहतराम अपनी जगह, लेकिन अगर इस हुकूमत को हुकूमत में रहने का हक नहीं है तो मेरा सवाल यह है कि क्या इस हुकूमत को और इस अलायंस को 26वीं आईनी तरमीम करने का हक हासिल था, जिसमें के शरीक थे तहरीक इंसाफ भी उस सारी बातचीत में शरीक रही, ना सिर्फ शरीक रही बल्कि उन्होंने नोट दिया मौलाना साहब को भी, मौलाना साहब के रेफरेंस से शरीक रही। उन्हीं का घर सरगर्मियों का मरकज था, हम भी जाते थे, वो भी वहां पे आते थे। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक इंसाफ की और मौलाना साहब की प्रेस टॉक, और फिर उसमें वो तो चले पीछे हट गए, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो स्टूड बाय देयर वर्ड्स और 26वीं आईनी तरमीम कराई। तो अब ये अगर 26वीं एक आईनी तरमीम करने के लिए उस वक्त जो हुकूमत थी उसको जो है अखलाकी मैंडेट हासिल था, तो अब क्या रातों रात हो गया कि उसको। चले मैं ये नुक्ता भी उठाती हूँ, लेकिन आपने कहा कि ये दूसरा एक जुमला और इसी तरह इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कोई, या तो अगर हुकूमत ने कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम किया हुआ है और स्ट्रेच किया है इलेक्शन कमिश्नर को और कोई इलेक्शन फौरन आगे नजर आ रहे हैं, तो फिर तो हुकूमत का कसूर है। लेकिन ये उसी आइन का और उसी कानून का हिस्सा है जिसके तहत जब तक न्याय तैनात नहीं होता, और पिछले तजर्बे की रोशनी में है जब हुकूमत और अपोजिशन किसी पे कंसेंसस नहीं कर रहे थे और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट ही नहीं हो पा रहा था, तो उसकी रोशनी में ये तरमीम की। चले, आपने 26वीं तरमीम का जो नुक्ता उठाया वो तो मैं रखूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आई एम सरप्राइज्ड कि आपका ये ख्याल है कि अलायंस में कोई नई बात नहीं हुई है। मौलाना फजल रहमान का इस अलायंस में आना काफी खतरनाक हो सकता है हुकूमत के लिए। पता नहीं आपने क्यों शायद उस बात को उतना रजिस्टर नहीं किया या कैजुअल लिया, लेकिन आई कम बैक टू यू सर। मैं थोड़ा नईमा साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। ये जो सवाल उठा रहे हैं राजा साहब, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी इसको आप नईमा साहिबा? वो कहते हैं कि जी ये वही हुकूमत है, ये उस वक्त जो है वो किस तरीके से एक जायज़ हुकूमत थी जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी और आप लोगों ने जो है वो तमाम तर जो भी आप सपोर्ट कर सकते थे आपने किया, और आज ऐसा क्या हो गया कि अब इस हुकूमत को हुकूमत में रहने का हक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, शुरू दिन से चाहे 2018 के इलेक्शन हो चाहे ये इलेक्शन हो, शुरू दिन से हमने यही कहा है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। हमने इस वक्त शुरू दिन से कहा, 2018 का इलेक्शन था तब भी हमने कहा था कि असेंबली में वोट ही ना लिया जाए, लेकिन चाहे जाहिर है मेजॉरिटी का फैसला था, असेंबली में बैठना पड़ा, चाहे ये इलेक्शन है। तो हमने कहा है कि ये 47 का जिस तरह एक इलेक्शन पे था, उससे पहले आरओ का इलेक्शन था, फिर आरटीएस का इलेक्शन आया, इसको 47 का। तो आखिर हम कब तक तो हर इलेक्शन पे इसी तरह सवाल उठाते रहेंगे? हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब तक तो नहीं मिलेंगे। जहाँ तक ये बात है कि इलेक्शन कमीशन पे मौलाना साहब ने क्लियरली कहा था कि उनको अखलाकी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनका काम पूरा हो गया है। हमें बिल्कुल उससे एग्री है कि 26वीं तरमीम में उनको वो आईनी सपोर्ट मिल गया है कि वो कंटिन्यू करेंगे तब तक। लेकिन वो क्यों दी, वो सपोर्ट क्यों दी? सवाल करें ना राजा साहब, वो कह रहे हैं कि आपने ये सपोर्ट क्यों दी? अगर हम जायज हुकूमत ही नहीं थे तो फिर ऐसी सपोर्ट क्यों प्रोवाइड किया आप लोगों ने? देखिए वो हमने उसलिए सपोर्ट किया ना, 26वीं तरमीम सबके सामने है कि अगर हम सपोर्ट ना करते तो जिस तरह ये लोग 26वीं तरमीम ला रहे थे तो इससे मुल्क को और भी नुकसान हो जाता। इन्होंने जो तरमीम ये लोग ला रहे थे तो इन्होंने तो आईन का खुलिया ही बिगाड़ना था, इसका जो मुल्क को नुकसान होना था। इन्होंने तो इनको फिर डायरेक्ट 5 साल इन्होंने एक्सटेंड नहीं देना था। अगर सिर्फ मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर लूँ, अब तो हमने सिर्फ इतना किया है
कि जब तक ये लोग रहेंगे, जब तक ये लोग नया इलेक्शन कमीशन तैनात नहीं कर रहे। अब जब रात को मौलाना साहब लिखा है, मौलाना साहब ने क्लियर करता है कि अब इखलाकी तौर पर जाहिर है आपको इस इलेक्शन कमीशन पे इतने ज्यादा सवाल उठ चुके हैं, तो अब इखलाकी तौर पर इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए और नया इलेक्शन कमीशन का जो तरीकाकार है मुशावरत करके नया इलेक्शन तैनात कर देना चाहिए। क्या कबाहत है। चले, जहाँ से वैसे हम देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम का नुकसान तो खैर अभी भी काफी हो रहा है, लेकिन आप कह रही हैं कि शायद इससे ज्यादा होता अगर आप लोग बीच में ना पड़ते इस मामले के। बारे से तैमूर को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, मैं ये 26वीं तरमीम वाला सवाल भी रखती हूँ आपके सामने, लेकिन पहले जरा ये कहिएगा तैमूर के आप लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी आप लोगों की हौसला अफजाई मजीद हो गई है, बढ़ गया आपका हौसला? क्योंकि आई नो कि आप लोग भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जब स्ट्रीट पावर की बात आती है तो मौलाना फजल रहमान के पास एक और तरह की स्ट्रीट पावर है और उनका आप लोगों की तरफ आना पलड़ा भारी तो हुआ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस पे कहूँगा कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। जो 26वीं आईनी या गैर आईनी तरामीम की जब बात हुई तब भी मौलाना साहब ने बड़ी सियासी सूझबूझ का मुजाहरा किया और सबको साथ लेके चले और इन्होंने काफ़ी वाटर डाउन किया। जो हुकूमत के पहले ड्राफ्ट थे वो तो काफ़ी ख़तरनाक थे, उनमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई। अब भी वो जो आगे मामला लेके चल रहे हैं वो ज़ाहिर खुद देख रहे हैं कि क्या मामला हैं, और ना सिर्फ वो, मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल, खोकर साहब पहले ही बहुत आप सबके शोज़ के ऊपर बहुत आवाज़ उठा रहे हैं इस्लामाबाद के हलकों से मुतालिक। तो इन सब लोगों का और बाकी दोस्तों का, अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना, तो ये पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खुशाइन बात है। हम तो ये कहते आए हैं कि जी हमारा, और फिर 8 फरवरी की एनिवर्सरी अब चंद दिन दूर है कि एक मैंडेट चुराया गया। दूसरा ये है कि मेरे जैसे का जिसका सिर्फ 104 वोटों का मुल्क का कम तरीन फर्क था फॉर्म 47 के मुताबिक भी एक एनए के हल्के में, आज तक रिकाउंट नहीं मिला। इन्हीं इलेक्शन कमीशन ने हमारी अपीलों पे, दरखास्तों के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की। फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला चला और अभी भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए अब हमें ये लगता है कि जो बाकी भी जमातें हैं अपोजिशन की या सियासी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लग रहा है कि ये देखें एक ऐसी हुकूमत है इस वक्त जो बगैर मैंडेट के है। इनके अंदर भी ये नहीं समझ आता कि कभी पीपल्स पार्टी भी अपने आप को इनसे दूर करने की कोशिश करती है तो पीछे एक जमात की हुकूमत रह जाती है जिसकी लेकिन ये जो बात आप करेंगे तैमूर, ये मामला तो फिर हर जगह पर है ना। हमें तो खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का नहीं समझ आता कि कौन किसके साथ है और एक कोई और बात कर रहा होता है, दूसरा कोई और। तो आई थिंक ये वाली कंफ्यूजन तो चलती रहती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहती हूँ आपसे, ये जब आप अलायंस की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू सी इट वर्किंग या पैनिंग आउट इन द फ्यूचर? क्योंकि मौलाना फजल रहमान, जब हम बात करते हैं ना फॉर्म 47 की गवर्नमेंट मैंडेट चोरी की, तो वो तो केपीके के अंदर मैंडेट चोरी की भी बात करते हैं और वहां पे आपकी हुकूमत है। देखिए, हर तरफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश जैसे लोग भी हैं, पार्लियामेंटेरियन जो वजीर भी रहे, बड़े पॉपुलर हैं अपने हलकों में, लेकिन वो पार्लियामान तक उनको नहीं पहुँचने दिया गया। तो बिल्कुल हर जगह होना चाहिए, उसमें कोई एक चीज़ नहीं है। सिंध के अंदर कराची का हाल सबके सामने है, तो बलूचिस्तान में भी ऐसे ही है। बिल्कुल किसी एक सूबे पंजाब की बात नहीं हो रही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये खुशाइंद है और ये सबको देखना चाहिए, हुकूमत को भी देखना चाहिए कि जिस सारी अपोजिशन की जमातें, खासतौर पे जिनके पास स्ट्रीट पावर भी है, इंटेलेक्चुअल पावर भी है। देखें, हर किसी के पास जरूरी नहीं है कि स्ट्रीट पावर से काम चलना हो, और जो दूसरी जमातें हैं उनकी मीडिया पे प्रेजेंस अब काफ़ी है, लोगों को सुनना चाहते हैं। तो देखें, इसी तरह एक मूवमेंट बनती है। और ये ना भूलें कि जब इन्होंने पीडीएम बनाई थी तो उसकी सरबराही भी मौलाना फजल रहमान के हवाले की थी। मैं बिल्कुल ये सवाल राजा साहब से पूछूंगी कि जब तक मौलाना फजल रहमान साथ नहीं थे वो फोर्स नहीं आई सामने नजर, लेकिन जब मौलाना आए, उन्होंने लीड किया, तो फिर उस फोर्स के साथ वो गवर्नमेंट जो है वो निकाली गई, वो उसको घर जाना पड़ा। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले कि इस तरह का प्रेशर अब इनको फेस करना पड़ सकता है? मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी,
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है उसके हवाले से। राजा कमरुल इस्लाम साहब, सर वो सरप्राइज कितना था वो तो मैंने आपसे पूछा प्रोग्राम के पहले हिस्से में, थोड़ा सा प्लीज ये जरूर कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपनी स्ट्रीट पावर लेके बाहर आए या प्रोटेस्ट करे तो हुकूमत को खासा टफ टाइम फेस करना पड़ जाता है। जो बात मैं भी पहले कर रही थी कि मौलाना फजल रहमान की एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड उनके पास स्ट्रीट पावर है और लोग जो है वो उनकी कॉल पर जब लबैक कहते हैं फिर वापस नहीं जाते। इस बात का आपको भी पता है और हम सब अंडरस्टैंड करते हैं। कितनी मुश्किल में आपको लगता है कि हुकूमत आ जाएगी कि अगर ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है ये फैसला कर ले कि ये सड़कों पर निकलेंगे अपने लोग लेके? देखिए, पहली बात तो यह है कि मौलाना साहब की स्ट्रीट पावर को अभी तक, ये माजी करीब में भी और उससे पहले भी, कभी भी उन्होंने वायलेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक फर्क बहुत बड़ा जो कि क्वाइट जो है वो एक इन कंट्रास्ट टू तहरीक इंसाफ। आप 9 मई से लेकर देख लें या दीगर जगहों पे, तो वो एक तो ये फर्क है। लिहाजा कोई ऐसी हमें ज्यादा तफक्कुर नहीं है, एक बात। दूसरी बात अभी आपने कही थी कि उस वक्त पीडीएम के चूंकि सरबराह वो बने थे तो उसके बाद आप कामयाब हुए थे। उसमें भी थोड़ी सी मैं तस्हीह करना चाहूंगा कि पीडीएम में जब वो बने थे तो उसके बाद कामयाबी जो है वो पार्लियामेंट में हुई थी, तब भी उसमें स्ट्रीट पावर इस्तेमाल नहीं हुई। नहीं, स्ट्रीट पावर का तो खैर मैंने हवाला भी नहीं दिया, मैं तो खाली एक फोर्स की बात कर रही हूँ कि ऐड हो जाती है तो एक वेटेज ऐड हो जाती है। मैं अपनी बहन की बात में तस्हीह करूंगा। उन्होंने कहा कि ये अपना ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी हमने इसलिए मदद की उसमें कि अगर हम ना करते तो ये पता नहीं क्या ले आते, कोई ड्रैकोनियन चीज ले आते। तो उसमें अगर आप फिगर्स देखें, गिनती देखें, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पे पास हुई तो उसमें कोई तोहन और करहन वाली बात नहीं है। उसमें जो मौजूदा तरमीम थी उसको मौलाना साहब ने और उनकी जमात ने और हम सब ने सपोर्ट भी किया, डिफेंड भी किया। तो सीधी सी बात यह है कि अगर वो शामिल ना होते तो हम पास ही ना करा पाते। तो इसलिए उसमें यह नहीं है कि उन्होंने किसी इस वजह से किया। अगर वो ना शामिल होते तो चाहे ये थी या इससे भी ज्यादा बिनाइन होती तो हम पास नहीं करवा सकते। लेकिन चले मैंने आपको ऐसे उस वक्त इंटरप्ट नहीं किया आपने, मैं तैमूर साहब से भी जवाब ले लूंगी इस बात का, लेकिन आपने कहा कि वायलेंस नहीं होता उनके किसी भी प्रोटेस्ट में, जो कि पीटीआई के प्रोटेस्ट में आपने 9 मई का और जो भी आपने हवाला दिया। तो सर मौलाना फजल रहमान को कभी अरेस्ट भी नहीं किया गया ना? इस तरह का कोई काम करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि जो उनके कारकुनान है या जो उनकी जमात है वो कैसे रिएक्ट करती है। नहीं, मैं उस पे नहीं अगर की बात कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ 2014 में कौन सा अरेस्ट था। उस धरने में भी पुलिस वालों की हड्डियां किस तरीके से टूटी। नहीं सर, लेकिन वो दैट वाज नथिंग कंपेरेबल टू 9th में या उस तरह की चीज जो आप लोग जिसका एक पूरा नैरेटिव बनाते हैं। चलिए मैं जरा नईमा साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। नईमा साहिबा, एक तो थोड़ा सा पहले ये कहिएगा कि आप क्योंकि ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने यौम स्याह जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। वो कह रहे हैं जी मैंडेट चोरी का बहुत बड़ा दिन है। आप लोगों का भी कहीं ना कहीं वही अब नैरेटिव सामने आ रहा है। आप लोग साथ देंगे इनका प्रोटेस्ट के अंदर? क्या आपको इसके ऊपर बात हुई है पार्टी के अंदर? देखिए, पहले तो मैं अर्ज कर लूं, राजा साहब ने जो फरमाया कि पीडीएम के सरबराह रहे तो कामयाबी। हमने 14 मार्च से जब हम पीडीएम के जिस वक्त बने, लेकिन हमने जेयूआई के हम एज ए पीडीएम नहीं किए, बिल्कुल पुरअमन के। मेट्रो चलती रही, एम्बुलेंस चलते रहे, उसकी मिसालें दुनिया देती रही, बिल्कुल पुरअमन प्रोटेस्ट हमने किए। लेकिन एज ए जमीयत उलमा इस्लाम के एज ए पीडीएम हमने नहीं किए और बिल्कुल हमने इस्लामाबाद में धरने भी दिए, बिल्कुल पुरअमन हमने प्रोटेस्ट भी किए। जी राजा साहब ने यही नुक्ता उठाया कि आप लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। वो पीटीआई का कंपैरिजन कर रहे थे। जी, दूसरी बात जो 26वीं तरमीम की कर रहे हैं, ये 26वीं तरमीम में 56 सीटें थी, हमने उसमें से 34 सीटें निकाली थी। और राजा साहब के इल्म में है कौन कौन सी सीटें हमने निकाली है। अगर वो उसमें शामिल होती तो आज आइन का हुलिया ही बिगड़ जाता। आज ये तरमीम ना होती जो आज हमने 27 तरमीम इसमें पास की है, ये तरमीम ना होती। तो ये मैं अर्ज करना चाह रही थी कि ये होती। अब जो ये अलायंस बनी है तो ये मेरे ख्याल में जो अब जो रात को मीटिंग हुई है, पहले तो जो आप कह रहे थे खुफिया मीटिंग हुई है, कम से कम खुफिया नहीं है क्योंकि मीडिया को ब्रीफिंग दी गई है। बाद में मीडिया की कमजोरी मैं कहूँगी कि मीडिया को पता ही नहीं था कि एक मीटिंग हो रही है, तो उनकी
बैठ हुई है। तो ये तो मीडिया की कमजोरी कि उनको पता नहीं चल सका कि सारी पोजीशन इकट्ठा हो रही है और मीडिया को बाद में ब्रीफ भी किया गया। ये मेरे ख्याल में एक अपोजिशन है, हम अपोजिशन का हिस्सा है, अपोजिशन सारी मिलकर बैठे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि अभी उस स्टेज तक भी पहुंच चुकी है कि हम स्ट्रीट में निकल के उस पे हिजबे छुपे जाए या उस पे कोई इस किस्म की पोजीशन में जाए। अभी सिर्फ पार्लियामेंट के हद तक है कि इशू पे इशू हमने किस तरह आगे चलना है, अभी उस पोजीशन चले। लेकिन आगे चलने में भी तो थोड़ा सा अभाव है ना। जो सवाल मैंने तैमूर साहब से भी किया था कि आप लोग जब मैंडेट चोरी का गिला करते हैं तो वो केपीके के लिए भी करते हैं, अब आप इसी पार्टी के साथ अलाइन भी हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत है। जी देखिए अगर आप देखें तो इस वक्त अपोजिशन में सिर्फ वाहिद जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। अगर आप देख लें तो तहरीक इंसाफ भी हुकूमत का हिस्सा है। अगर वो एज अपोजिशन लीडर आप देख लें कमी में, या अगर आप देखें एज अपोजिशन लीडर वो शामिल है सेनेट में, या अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है। अगर हम अपोजिशन में है तो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम है, क्योंकि अपोजिशन में हम खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन में हम उधर है। अगर आप देखें तो अपोजिशन में हम उधर अपोजिशन लीडर हमारा बलूचिस्तान में है, तो अपोजिशन में तो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम है। बाकी अगर तमाम जमातें जो है तो किसी न किसी तरह शराकत इक़्तिदार में शामिल है। तो इस वक्त सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन में है। अगर मुकम्मल तौर पर आप देख ले तो मेरे ख्याल में हम तो है अपोजिशन में। तो हम अगर कह रहे हैं कि ये हुकूमत का मैंडेट चोरी हुआ है या इस इलेक्शन में ये धांधली हुई है, तो हम पूरे पाकिस्तान का कह रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान के आप लोग कहते हैं कि उसके अंदर बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तैमूर साहब जी थोड़ा सा इजाजत दीजिएगा मैम। तैमूर साहब कौन लीड करेगा ये जो आप लोग अलायंस बना रहे हैं, ग्रैंड एक ऑपोजिशन अलायंस है, क्योंकि जब आपको पता है पीडीएम के का जो अलायंस जब हुआ था तो मौलाना फजल रहमान ही सरबराही कर रहे थे, यही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी हम रखें या इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हुई है? मेरे ख्याल में इस पे अभी कुछ कहना कबलस वक्त है। हाँ। इस दफ़ा जो ये अलायंस बन रहा है इसमें आप देखेंगे कई साबिक वज़ीर आज़म शामिल होंगे, ऑलरेडी शामिल हैं अब तो बल्कि। तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी कि कौन होगा। ज़ाहिर है इमरान खान साहब तो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं और उनसे भी मशवरा नेचुरली किया गया है पहले भी, अब आगे भी किया जाएगा कि इसके ऊपर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। बहरहाल बात यह है कि बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियात जो हैं वो ऑलरेडी इकट्ठे हो चुकी हैं, इसको मिलके लीड करने के लिए तैयार हैं और एक बड़ी मुनासिब बातें हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि जी दोबारा इलेक्शन करा देने चाहिए, ये जो मैंडेट ही नहीं है इस हुकूमत के पास। हाँ। और जो और एक अदाब का मुतालबा भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। मौलाना ने कल वो सियासी जो कैदी हैं उनके हवाले से भी बात की, लेकिन आपने कहा ना कि कबल अज़ वक्त है कौन लीड करेगा कहना, फिर ये भी क्या कबल अज़ वक्त है टू काइंड ऑफ थिंक कि ये कितना लास्ट करेगा? सवाल मैं अगेन पीडीएम के पर्सपेक्टिव में ही कर रही हूँ कि पहले वो बड़े हमने देखा कि वो आए सब लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद फिर पहले एएनपी थोड़ा सा साइड पे हुई, पीपल्स पार्टी साइड पे हुई, गो के उन्होंने इकट्ठे काम किया, लेकिन वो फिर पर से उस अलायंस का पार्ट नहीं थे। तो क्या ये इत्तेहाद चल पाएगा? देखें इत्तेहाद तो अभी शुरुआत है, सियासत में बातचीत जारी रहती है। बिल्कुल मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ना चले और ये असरअंदाज भी होगा। इतनी बड़ी तादाद में जब सियासी शख्सियात और इदारे और जमातें इकट्ठे होकर चलेंगी तो बिल्कुल उसका असर भी पड़ेगा। अभी तो ये 1 साल इन्होंने मुश्किल से अभी ये कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये इस सिचुएशन में ये कितना ही चलेंगे मजीद। और जहाँ तक बात है सियासी कैदियों की रिहाई की, ये हमने पहले भी बात की कि देखें अब तो अमेरिका में भी चीज़ आ गई, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्होंने कितने लोग छोड़ दिए थे। हम तो यहाँ ये बात भी नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो उनका बेल का राइट बनता है वही उसको ही होने दें, क्योंकि उन्हीं केसेस में हज़ारों लोग, कई सौ नहीं हज़ारों लोग 9 मई के केसेस से मुंसलिक जो हैं वो निकल चुके हैं बेल के ऊपर बाहर और अपना ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि खान साहब के अलावा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद अल हसन और उमर चीमा साहब जो हैं, ये और चंद वर्कर्स जो अंदर रह गए हैं, ये क्यों अंदर? इनको भी रिलीज करें। और इनमें से कई जो हैं वो 70 से भी अब ऊपर हैं। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, कैंसर पेशेंट
है बिल्कुल ठीक है कि ये ट्रायल को फेस करें अपना, वो भाग तो कहीं नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की आप लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट उनको वो जो आप बात करें कि फेयर ट्रायल तक तो कम से कम पहुंचे ना। मामला एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ थोड़ा सा बात करेंगे 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसके हवाले से हुकूमत क्या इजाजत मिल रही है नहीं मिल रही है, वो भी कुछ मामला उन पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो एक ग्रैंड अलायंस है ऑपोजिशन का। राजा साहब, एक तरफ से ये मामला है कि जो पार्टीज हैं वो ज़ाहिर आपस में बैठ रही हैं, एक अलायंस फॉर्म कर रही हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो बानी पीटीआई का खत आर्मी चीफ को, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है केपीके के अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं जी 99% तो मामलात हमारे तय पा चुके हैं। तो आपको उस तरफ से भी कोई किसी किस्म का कोई खतरा कुछ महसूस हो रहा है? क्योंकि ये जो अलायंस है वो ये भी अब मुतालबा कर रहा है कि आप लोगों को घर जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस तरह की बातें, कम से कम क्लेम्स तो आ रहे हैं पीटीआई के, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, जो मुज़ाकरात करते हैं या किसी नतीजे पे 99% पहुंचते हैं, हाँ। वो खतूत लिख के उसका ढिढोरा नहीं पीटते कभी। कि ये तो शेयर डिसअपॉइंटमेंट की और एम्बैरेसमेंट की और डिसगस्ट की निशानी है ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मकतूब अला कह रहे हैं कि जी हमें तो ना कोई मिला है, ना हम उसे पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, यानी भी तो हम पढ़ने में उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं उस बात को कि जो बात करनी है वो सियासी लोगों से करें, तो इसलिए वहां पे तो नहीं है। दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि हम 99% पहुंच चुके हैं, उनकी पहले उनसे सूबाई सदारत ली गई, वो कि मैं नहीं मुनासिब समझता कि किसी सियासी जमात के अंदरूनी मामलात में मैं बात करूं, वो अंदरूनी मामला, लेकिन उनसे पहले सदारत ली गई। और अब सुन रहे हैं शायद आज कल में कि कोई 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला हुआ है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स का फैसला करेगा, यानी बजाय इसके कि वो चीफ मिनिस्टर का जो एक्सक्लूसिव इख्तियार है उसको शेयर करने की कोशिश की जा रही है। तो उस 99 को 3 से तकसीम कर लें तो वो 33 बचता है। 33% ठीक है। इसलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है जी के, और इत्तेहाद तो बनते रहे, माजी में भी बनते रहे हैं, सियासी ये सारा कुछ तो सर होता ही रहा है, ऑपोजिशन एहतजाज भी करती रहती है। जी जी, हमें उसे मैटर ऑफ राइट जो है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और करते हैं, नहीं करते ना सर। मैं वही सवाल करने लगी थी। चले इत्तेहाद भी बनते रहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता करने की कोशिश भी माजी में होती रहती है, सब कुछ हमारे मुल्क में होता रहता है। आप लोग जलसे की इजाजत क्यों नहीं देते सर? पहले भी जब भी वो पीटीआई जलसे की इजाजत मांगती है नहीं मिलती, अब 8 फरवरी को फिर लाहौर के अंदर मामला जो है वो फंसा लिया है हुकूमत ने। इस बात के अंदर क्या फियर होता है हमेशा? देखिए, फियर लॉ एंड ऑर्डर का है, फियर लोगों की जान और माल का है, फियर जितने आप वाकयात देखें। मैं अक्सर बात करता हूं कि अदालत में जब हर चीज लीगल होती है तो वकील मुखालिफ सिमत से, मैं खुद वकील नहीं हूं, वो कहता है जी कि कंडक्ट देखें पार्टीज का, यानी जो उस फरीक का कंडक्ट माजी का देखें कि पिछली दफा जमानत हुई थी तो इसने क्या किया। नहीं, लेकिन सर आप लोग रोक के उनको एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं। केपीके में कोई नहीं रोकता, वहां कुछ भी नहीं होता। यहाँ जब रोका जाता है तो फिर शायद वो एक एलिमेंट है जो आ जाता है बीच में, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, वहां पे क्यों होगा कि वहां पर तो उनकी हुकूमत अपनी है, मशीन अपनी है, तो वो जो एक होता है, आप कह लें कीना होता है या एक बायस होता है, वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता ना, उसकी वजह ये। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये इस बात को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि पहले वायलेंस या पहले इजाजत। चले, मेरे पास वक्त थोड़ा सा महदूद है, मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिएगा। मैं नईमा साहिबा से भी इस पे ले लूं कमेंट के, क्योंकि अब आप लोग एक अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये वाला एक मामला है कि खतूत लिखे जा रहे हैं आर्मी चीफ को, अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है, इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस तरह के रवाबित को? देखिए, पहले तो जो वज़ीर आला साहब है, मेरे ख्याल में तो हमारे सूबे के हालात पे भी जरा मुझे देने की जरूरत है, क्योंकि उधर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। और हमारे जो भी दिल खान है, लेकिन मरवत बनो या दूसरे इलाके है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, या जब आपको कुर्रम के इलाके के लिए शुरुआत सारी दुनिया के सामने, सारे मुल्क के सामने है, तो उधर की तवज्जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम रोजाना एहतजाज की तरफ आए, चलो चलो पंजाब, चलो चलो इस्लामाबाद, इसकी मेरे ख्याल में जरूरत है।
तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि अब उधर भी इनको गवर्नमेंट करते हुए तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं और उधर हालात बहुत ज्यादा खराब है। बल्कि अब तो दिन को भी बंदा निकल नहीं सकता, खुले रोडों पे आपको मुस्लिम लोग नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरत है कि उधर लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर की जाए। जहाँ तक ये इत्तेहाद की जरूरत है बनने जा रहा है, या जो इत्तेहाद हम अपोजिशन की बना रहे, तो ये किसी का जाती एजेंडा नहीं होगा। अगर ये बन गया तो ये होगा आईन की अमलदारी के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए। और मेरे ख्याल में इसमें हमें जरूरत होगी कि जो गवर्नमेंट में पार्टियां है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, वो भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये मुल्क की सफाई मुल्क के लिए है। मेरे पास वक्त थोड़ा महदूद है, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे सिर्फ हाँ या ना में अगर बता दें, 8 फरवरी का जो इनका एहतजाज है उसमें आप लोग शरीक होंगे? और नहीं, ऐसा तो कोई वो हमारा नहीं है कि अभी तक नहीं। चले मुझे इजाजत दीजिएगा, क्योंकि ये तैमूर से पूछना बहुत जरूरी है। गो कि मुझे तैमूर का जवाब पता है, मैं जब भी तैमूर से इस तरह के सवाल करती हूँ मुझे पता है जवाब क्या आता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने 99% जो मामला तय किया है, कोई बताया है आप लोगों को कि किसके साथ तय किया? और अगर इतना मामला तय हो गया तो खान साहब को फिर खत लिखने की क्या जरूरत थी? देखें, अली अमीन साहब एक सूबे के वजीर आला हैं। हाँ। और उनकी ऑब्वियसली सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होती है उस मनसब की वजह से भी। वो चाहे आपके वजीर दाखिला हो, वजीर आजम हो, इदारों के सरबराह हो, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है कि बातें हुई होंगी और हो रही होंगी। नहीं सर, 99% मतलब ये तो वो सक्सेस रेट, इससे ज्यादा क्या होना है? देखिए, कोई ना कोई, इसका मतलब है कि 1%, इसका मतलब कोई एक ऐसी बात है जिसके ऊपर आके मामलात आगे नहीं चल सके थे पहले। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि महीने बाद भी वही हालात हों। लेकिन चले तो अच्छा, चले उस सवाल का जवाब दे दे जो राजा साहब ने कैलकुलेशन की है कि वो डिवाइडेड बाय 3 करके 33% होने वाले हैं, या वही अभी हैं वो वहां पर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में नहीं, वो अपना काम बिल्कुल वजीर आला वही हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, ना पार्टी में ना हमने कोई वैसे सुनी है कि उसमें कोई तब्दीली आने की कोई बात है। जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। सूबाई जमात के जो इंतजामात थे वो जुनैद अकबर साहब को दिए गए हैं। इसी तरह बाकी चीज़ों के अंदर आप देखें, पंजाब में भी हुकूमतें नहीं, इनकी अपनी हैं, तो सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं। हाँ। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। सो ये तो कोई बात नहीं है। मुझे यही बता देंगे खत क्यों लिखा खान साहब ने? देखिए, खत जो है मेरे ख्याल में तो यही बात है कि जी कोई ये ना कहे कि हमने उधर भी बताया नहीं था कि मसाइल क्या हैं। हाँ। उन्होंने कोई ज़ातियात पे बात नहीं की। हाँ। आप ये भी नोट करें जो ट्वीट किया गया उनकी तरफ से खत का मतन ओपन लेटर का। हाँ। उसमें कोई ज़ातियात पे बात नहीं है, कोई नहीं। उन्होंने अपने एक एनालिसिस दिया है कि जी ये बातें, और वो वही बातें हैं जो पाकिस्तान के तूल अर्ज में आप चाय खानाज हों, कोई बार्बर शॉप्स हों, कोई बड़े होटल, हर जगह बात तो यही हो रही है। हाँ। तो उन्होंने वो एक तशवीश किया है और अपना मुद्दा सामने रखा है। तो मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चले मेरे